चलिए भाई, आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है? साउंड प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए बस। क्लियर है? तो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन कराया जा रहा है सीडीपी के। लगभग 25 क्लास अभी तक हो चुकी हैं, ये लगभग 26वीं क्लास होगी अपनी, 26 क्लास। तो इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस की। देखिए, आप पढ़ते बहुत जगह पढ़ने को आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कौन पढ़ाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कौन ऐसा है जो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कराएगा? डायरेक्ट सीटेट के क्वेश्चन पेपर हैं, जो उन पेपर्स का ही सॉल्यूशन कौन कराएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़कर जाएंगे तो एग्जामिनेशन में कभी भी मात नहीं खाएंगे, और वहाँ पर डायरेक्टली आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि सीटेट की अपनी एक खास बात है कि वो लगभग 90% तक अपने क्वेश्चंस का रिपीटेशन करता है। क्लियर है मेरे भाई? तो मेरा यहाँ भाषण देने से कोई मतलब नहीं है। समय कम लिया जाए और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाई जाए, उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सीडीपी अगर पढ़ रहे हैं तो इस क्लास को जरूर लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? और ये हमेशा चलने वाली क्लास है, कभी भी बंद आपके लिए नहीं होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्लास है वो आपको प्ले लिस्ट में बना दी है, वहाँ पर पर डे अपडेट हो जाती है, वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बताइए कौन सा होगा इसमें से। बचपन से वयस्कता यानी कि विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक कौन सा होगा जो कि आपके परिवर्तन काल का समय होगा? देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, माध्यमिक बाल्यावस्था की बात करें, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसके बारे में बात की थी जीन पियाजे साहब ने। देखिए, जीन पियाजे इसने जो बात की थी वो 4 चरण बताए थे, कुल मिलाकर 4 चरण बताए थे। पहला था 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था या शेषवावस्था के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जो होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसके बाद 11 से 16 वर्ष की अवस्था, जिसे हम आप बोल सकते हो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो काल होता है, किशोरावस्था का काल भी 16 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष के बाद ही स्टार्ट होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय जो कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं होता है, माध्यमिक बाल्यावस्था भी नहीं होता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होता, आपका होता है किशोरावस्था। क्या कहलाता है? किशोरावस्था, जो कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय होता। तो 4th ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एडल्टहुड की यहाँ पर बात की गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल, ये वर्ड काफी अच्छा है, कि उपयोग की आवश्यकता होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिक्वायर्स यूज ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। देखिए, 2 प्रकार के मोटर स्किल्स होती हैं, एक होती है ग्रोस स्किल और एक होती है फाइन मोटर स्किल। क्या होती है? फाइन मोटर स्किल। 2 प्रकार की मोटर स्किल्स होती हैं। क्लियर है? तो पहली जो होती है वो होती है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसको हम जिसमें क्या किया जाता है? लार्ज मसल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बड़ी बड़ी जो मसल्स होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जबकि फाइन मोटर स्किल की बात करें तो इसमें स्मॉल मसल्स का यूज किया जाता है। किसका? स्मॉल मसल्स का यूज किया जाता है। तो लार्ज मसल्स का प्रयोग किस में किया जाता है? ग्रॉस मोटर स्किल में किया जाता है, जबकि स्मॉल मसल्स का यूज किया जाता है फाइन मोटर स्किल्स में। मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर बात आएगी चलने की, बात आएगी दौड़ने की, ठीक है, बात आएगी भागने की, किसकी बात आएगी? भागने की बात आएगी, जंपिंग की बात आएगी, तो जहां पर हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है वहां पर हम क्या करेंगे? ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करते हैं। जहां पर अगर हम फाइन मोटर स्किल्स, स्मॉल मसल्स, जैसे हमारी आंख का जो यूज है, किसका? आंख का जो यूज है, मेरी आंख लड़ी सैया से। क्लियर है मेरे भाई? तो आंख का जो यूज है, नाक का जो यूज है, कान का जो यूज है, ठीक है, तो इनका जो यूज होता है ये होती है स्मॉल मसल्स।
क्लियर है। तो स्मॉल मसल्स का यूज किसमें किया जाता है? फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत किया जाता है। तो ग्रोस मोटर स्किल्स लार्ज मसल्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत स्मॉल मसल्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा था स्थूलगामक कौशल, मेरे भाई स्थूलगामक कौशल किसको कहेंगे? इसी वाले को कहेंगे, जबकि इसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या कहेंगे? सूक्ष्म गतिक कौशल इसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्थूलगामक कौशल यानी ग्रोस मोटर स्किल किसमें है? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, हाथों का यूज हो रहा है, इतना बड़ा यूज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सी होगी? फाइन मोटर स्किल होगी। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, ये भी नॉर्मल मसल्स का यूज, स्मॉल मसल्स का यूज हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल होगी। सुई में धागा डालना, ये भी फाइन मोटर स्किल का यूज होगा। जबकि चलना और दौड़ना की बात करें तो ये ग्रॉस मोटर स्किल का काम होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो स्थूलगामक कौशल की अगर हम बात करते हैं तो चलना और दौड़ना किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, इसको कर डाला तो लाइफ जिंगालाला। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। देखिए प्रथम संस्था की बात करें तो सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी होगी? द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। मेरे भाई यहाँ पर सोशलाइजेशन की बात करें, सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सेकेंडरी। क्लियर है? प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्राइमरी जिसको बोलते हैं प्राथमिक संस्था और सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक संस्था। प्राथमिक की बात करें तो इसके अंतर्गत जो सबसे मेन माना जाता है वो आपका परिवार माना जाता है, यानी कि जो फैमिली होती है वो इसका पहला, ये ऑप्शन में देखने को मिल ही जाएगा आपको। क्लियर है? इसके बाद अगर देखने को ना मिले तो फिर यहाँ पर आपको आस पड़ोस भी देखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से। तो आस पड़ोस भी, जहां तक सीटेट की बात करें तो अब तक जो सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो आस पड़ोस आपका प्राइमरी एजेंट का ही कार्य देखने को मिला है। इसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको स्कूल देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? मीडिया आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, अभी आप दीक्षित सर की क्लास ले रहे हो, तो ये सभी किसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे? सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। मेरे भाई यहाँ पर परिवार की बात करें तो प्राथमिक संस्था का पार्ट होगा, स्कूल सेकेंडरी का होगा, दोस्त सेकेंडरी, मीडिया सेकेंडरी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो प्राइमरी एजेंट का कार्य करेगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन का कार्य करेगा। तो प्राथमिक संस्था क्या होगी? परिवार, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया की बात करें, कार की बात करें, ये सजीव गुण होते हैं। कैसे होते हैं? सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीन पियाजे साहब ने इसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है और उनका ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशन में 1 नंबर दे ही जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो बात करें यहाँ पर, देखिए गुड़िया की बात करें, कार की बात करें, जब बच्चे को ये चीज दी जाती है तो बच्चा समझता है सजीव है, यानी कि ये भी सांस लेते होंगे। तो ये क्या कहलाता है? पदानुक्रमिक सोच नहीं होती, केंद्रीकरण नहीं होता, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, क्लासिफिकेशन भी नहीं होता, इसको बोलते हैं जीववादी सोच। मेरे भाई इसको बोल सकते हैं एनिमिज्म थिंकिंग। क्या बोलते हैं? एनिमिज्म थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये जीववादी सोच का हिस्सा होगा। तो यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया हुई, कार हुई, मेरे हाथ में मार्कर हुआ और रिमोट हुआ, ये सारी की सारी चीजें हैं वो क्या है? जीववादी सोच को दर्शाती हैं। यानी कि सजीव का गुण अगर यहाँ पर शो करने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो जीववादी सोच का हिस्सा होगा। जीववादी सोच का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सजीव व निर्जीव के बीच अंतर न कर पाए, अंतर ना कर पाए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सजीव बच्चा ही होगा, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर ना कर पाए, तो उसी को बोलते हैं जीववादी सोच, यानी कि एनिमिज्म। क्लियर है मेरे भाई? तो ए फॉर
आओ कभी हवेली पर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है असर्शन अभिकथन दे रखा है 4 वर्षीय रिया लंबे चौड़े 2 बर्तनों, मतलब लंबे होंगे और चौड़े होंगे 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालती है। कैसी डालती है? समान मात्रा में पानी डालती है। डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। यानी कि कहीं ना कहीं अगर बर्तन की बात की जाए तो बर्तन कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर है, कुछ इस तरीके का बर्तन है। तो इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। वो लेंथ और ब्रेड्थ को हाइट रखती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो हाइट और ब्रेड्थ को एक समय ध्यान नहीं रख पाती। यानी कि वो इनके अंतर्गत क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है उसे। क्लियर है, क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। उसको लगता है लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेड्थ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत संरक्षण की भावना, कंजर्वेशन की भावना नहीं है। क्लियर है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात करें तो मेरे भाई ये जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इस अवस्था के अंतर्गत संरक्षण की भावना नहीं होती। संरक्षण की भावना नहीं होती। क्या है? संरक्षण की भावना नहीं होती। और यहाँ भी बात करें असर्शन के अंतर्गत, यहाँ भी संरक्षण की भावना नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों ही बातें सही हैं, और ये बात इसको क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हिट कर रही है और बोल रही है कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो इसके अनुसार सही है। यानी कि यहाँ तो वो उसने बोल दिया, अपनी बात को कह दिया, लेकिन यहाँ वो पुष्टि कर रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की भावना कैसे नहीं देखने को मिलती है। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं रिया के अंतर्गत। तो बात तो सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए फॉर आओ कभी हवेली पर आंसर इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है giving cues and offering support to children as and when required is an example of। संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? देखिए, अगर आप हिंट दे रहे हो, टेम्पररी गाइडेंस दे रहे हो, टेम्पररी हेल्प दे रहे हो, इशारे कर रहे हो, छोटी मोटी सहायता कर रहे हो बच्चे के लर्निंग के अंतर्गत, तो इसको क्या कहते हैं? ये किस मदद करना किसका उदाहरण है? तो देखिए, पूर्णवलन की बात करें, नहीं है, अनुबंधन नहीं है, संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं है। इसको बोलते हैं हम कहीं ना कहीं पाड़ बोलते हैं, जिसे हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ कहते हैं। इसके अंतर्गत टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, छोटे मोटे इशारे, हिंट वगैरह देना, ये सारे के सारे। जब किसी बच्चे को कोई चीज़ सीखने के लिए दी जाती है तो उसमें आने वाली कठिनाइयों पर उसे जो इशारे संकेत दिए जाते हैं वही क्या कहलाता है? आपका पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, टाइम लेना कोई जरूरी नहीं था। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी चिल्ड्रंस एजुकेशन पर्पजेस। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो समाजीकरण का सिद्धांत था कहीं ना कहीं, और कोऑपरेटिव लर्निंग की यहाँ पर बात की जाती है, एंगेजमेंट की बात की जाती है, डिस्कशन की बात की जाती है, और विभिन्न संस्कृतियों के आए हुए जो बच्चे होते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए जो बच्चे होते हैं, उनको सांस्कृतिक अपनी एक धरोहर के रूप में देखा जाना चाहिए, टीचर को सुविधादाता के रूप में देखा जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, और समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। तो ये सारी चीजें लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बोली गई हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत की बात करें तो ये जो बात की गई है बीएफ स्किनर ने की है मेरे भाई। किसने की है? बीएफ स्किनर ने की है। तो ये कौन थे? व्यवहारवादी थे। रटंत अधिगम की कोई बात नहीं, निष्क्रिय अधिगम नहीं होना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम, जिसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग के नाम से जानते हैं, कोऑपरेटिव बोल सकते हो आप, कोलैबोरेटिव लर्निंग बोल सकते हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो कोऑपरेटिव भी मिल सकता है, कोलैबोरेटिव भी मिल सकता है, एंगेजमेंट भी मिल सकता है, डिस्कशन भी मिल सकता है। ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें टाइम लेना कोई जरूरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कोलबर्ग से, और प्रश्न यहां से बनता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास। कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो किसका सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक विकास के किस क्षण में व्यक्ति अपने व्यवहार के
परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? ये वाला प्रश्न बहुत जबरदस्त है भाई, इसका आंसर बताइए। चलिए भाई, देखिए कोलबर्ग की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जो स्टेज दी थी वो दी थी कुल मिलाकर 3 स्टेज, और इनके तो दो स्टेज थी हर एक की। तो इनके जो स्तर बने थे वो बने थे कुल मिलाकर 6, यानी कि 3 स्टेज थी, तीनों के दो पार्ट बने थे। क्लियर है? तो ये इसमें जो 3 स्टेज थी वो कौन कौन सी थी? तो इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी प्री ऑपरेशनल नहीं होगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्लियर है? तो 3 प्रकार की स्टेजों की बात की है लॉरेंस कोइलबर्ग ने, जिसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि 3 से 10 वर्ष तक की अवस्था होती है, क्या होती है आपका 3 से 10 वर्ष तक की जो अवस्था होती है। इसके बाद बात करें कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है, और 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है इसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण। ये तो आपका जीन पियाजे के अनुसार हो गया, गलत है। पूर्व परंपरागत में प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत ये चीज देखने को नहीं मिलती है कि व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। बच्चा जब दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, अच्छा बनने का कोशिश करता है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की होने की चीजें देखने को मिलती है, कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता देखने को यहाँ पर मिलती है। तो बात करें पश्च परंपरागत चरण नहीं होगा, परंपरागत चरण जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, 10 से 13 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत ये चीजें देखने को मिलती है। क्लियर है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहो ना प्यारा है, व्हाट अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करें तो परीक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। टाइम यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं थी, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। क्लियर है? तो टाइम की यहाँ जरूरत थी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। चलिए, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता, ये यही उत्तर दे देगा इस प्रश्न का। परामर्शदाता है हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार। तो हॉवर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वो किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और इनकी बात करें तो बुद्धि को इन्होंने कितने प्रकार की बताया था? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो भाषाई बुद्धि से परामर्शदाता का कोई मतलब नहीं है, स्थानिक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आती है अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक को बोलते हैं इंट्रापर्सनल, और अंतःवैयक्तिक को बोलते हैं इंटरपर्सनल। क्लियर है? तो यहाँ पर अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत जो आते हैं वो साधु संत वगैरह आ जाते हैं, सन्यासी वगैरह आ जाते हैं, जिनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता, और इनका तो स्टेज ही बहुत अलग होता है। बाकी पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक की बात करें तो इसमें नेता वगैरह आ जाते हैं, परामर्शदाता वगैरह आ जाते हैं। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और यही थी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं, ये एग्जामिनेशन में सब पूछे गए हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख भी सकते हो।
कि सब एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर है। तो क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर फंसेंगे, फिर आएंगे, आते रहेंगे, पर लेकिन आप लोग अगर इन चीजों को करके जाएंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। क्लियर है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।